तो हमारे पास ऑब्जर्वेशन क्या होगी इसकी इसकी ऑब्जर्वेशन में bubbles of colorless gas at cathode, bubbles of colorless gas at anode, and electrolyte becomes concentrated. जब भी इलेक्ट्रोलाइट में H पॉजिटिव आइन और OH नेगेटिव आइन, whenever during electrolysis when H positive ion and OH negative ion both are discharged, it means के इलेक्ट्रोलाइट जो है वो हमारा कंसेंट्रेटेड होगा। डिस्चार्ज का क्या मतलब है कि दोनों निकल के खत्म हो रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट से। H पॉजिटिव आइन रिड्यूस्ड होके हाइड्रोजन गैस बना रहा है और हाइड्रोक्साइड आइन ऑक्सीडाइज होके ऑक्सीजन बना रहा है। तो ये दोनों इलेक्ट्रोलाइट से निकल रहे हैं ना, तो जब भी दोनों H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन दोनों एक साथ निकलेंगे, गैस बनी है वो आपको पता है कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है, और जो एनोड पे गैस बनी है वो ऑक्सीजन गैस है। अच्छा, एक चीज और हमारे पास ना, वैसे तो डायरेक्टली हमें ये बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं ना एक चीज आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा बताऊंगा, तो वो आपको ना अभी जरा ट्राई करना है, समझ आए। देखो, ये जो हमारे पास कैथोड और एनोड की इक्वेशंस है ना, ये कंप्लीट इक्वेशंस नहीं है, इनको हम कहते हैं हाफ इक्वेशंस। मतलब ये पूरी इलेक्ट्रोलिसिस में जो रिएक्शन हो रहा है उसको तो शो नहीं कर रही है ना। तो कैथोड और एनोड की जो इक्वेशंस है उनको हम कहते हैं हाफ इक्वेशंस। अब इस इलेक्ट्रोलिसिस में कैथोड पे जो इक्वेशन है वो क्या है कि 2H पॉजिटिव आइन इज गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म H2, और एनोड की जो इक्वेशन है इसमें 4OH negative ion is losing 4 electron to form 2H2O, 1O2 and 4 electron. कंसेंट्रेटिंग का क्या, कंसेंट्रेटेड अगर इलेक्ट्रोलाइट होगा तो क्लोराइड आइन ऑक्सीडाइज्ड होता। अभी ये कंसेंट्रेटेड इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, इसके साथ सिर्फ एक्वस लिखा हुआ है। यही पूछ रहे हो हसन? इलेक्ट्रोलाइट बिकम्स कंसंट्रेटेड, अच्छा ये वाली पूछ रहे हो, कंसंट्रेटेड है। देखो, जब इलेक्ट्रोलिसिस हमारा आगे बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोलाइट में H पॉजिटिव आइन और OH नेगेटिव आइन दोनों खत्म हो रहे हैं ना। खत्म हो रहे हैं क्या मतलब है, कम होते जाएंगे। H पॉजिटिव आइन रिड्यूस होकर हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा और OH नेगेटिव आइन ऑक्सीडाइज होकर ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब भी इलेक्ट्रोलाइट में से H पॉजिटिव आइन और OH नेगेटिव आइन दोनों कम होंगे ना, तो इसका क्या मतलब है कि ये आते कहाँ से, वाटर से आते हैं। वाटर ब्रेक डाउन होता है तो H पॉजिटिव आइन और OH नेगेटिव आइन आते हैं। जैसे जैसे ये दोनों कम होते जाएंगे तो मजीद वाटर ब्रेक डाउन होता जाएगा। जैसे जैसे वाटर ब्रेक डाउन होता जाएगा तो वाटर कम होता जाएगा ना इलेक्ट्रोलाइट में। तो जैसे जैसे वाटर कम होता जाएगा इलेक्ट्रोलाइट कंसेंट्रेटेड होता जाएगा। कंसेंट्रेटेड का क्या मतलब होता है कि अगर हम कंसेंट्रेशन का फॉर्मूला देखते हैं तो मोल्स ओवर वॉल्यूम होता है। और वॉल्यूम किस चीज का होता है, सॉल्वेंट का वॉल्यूम या वाटर का वॉल्यूम होता है ना। अगर वाटर का वॉल्यूम कम होगा तो इसका क्या मतलब है कि कंसेंट्रेशन जो होगी वो आपके पास इंक्रीज होगी। सही है। तो बस आपने ये याद रखना है कि जब भी कैथोड और एनोड से H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आइन दोनों निकलेंगे तो इलेक्ट्रोलाइट जो है वो कंसेंट्रेटेड होता जाएगा। अच्छा भाई, इसमें जो है ना, आ, अगर आप ये दोनों इक्वेशंस देखो तो ये दोनों इक्वेशंस बेसिकली कहलाती हैं हाफ इक्वेशंस। हाफ का क्या मतलब है, आधा। मतलब ये हाफ इक्वेशंस हमें आधे आधे रिएक्शन शो कर रही हैं। इस इलेक्ट्रोलिसिस में पूरा रिएक्शन क्या हो रहा है, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को मर्ज करके लिख दूं तो उससे हमें पूरा रिएक्शन पता लग जाएगा। लेकिन इन दोनों इक्वेशंस को मैं ऐड अप कैसे करूंगा, देखो जैसे आप मैथ्स की दो इक्वेशंस ऐड करते हो वो कैसे करते हो। अगर मैं आपसे कहूँ क्या, हमारे पास अगर लिखा हुआ है लेट्स से 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, और एक इक्वेशन है 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। तो दोनों इक्वेशंस ऐड करने के लिए आप लेफ्ट हैंड साइड को ऐड कर देते हो दोनों इक्वेशंस की, और राइट हैंड साइड को ऐड कर देते हो। मतलब दोनों इक्वेशन की लेफ्ट साइड और राइट साइड ऐड कर देते हो।
लेकिन वो काम करने से पहले आप कुछ दो चीजों को इक्वल बनाते हो ना, ताकि वो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाए। इसी तरह यस एग्जैक्टली साइमल्टेनियस वाला मेथड जो होता है, साइमल्टेनियस इक्वेशन वाला। इसी तरह कैथोड और एनोड की इक्वेशन को मर्ज करने से पहले ना आपको इनके इलेक्ट्रॉन्स को इक्वल करना पड़ता है। कैथोड में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एनोड पे कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स है। ये इक्वल तो नहीं है ना। तो मुझे अगर कैथोड और एनोड के इलेक्ट्रॉन्स इक्वल करना है तो मैं किस तरह से करूंगा? मैं कैथोड की इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा। अब कैथोड की इक्वेशन को जब मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो टू टू जार कितने हो जाएंगे? 4। लेकिन ये 2 जो है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई नहीं होगा, फिर पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई होगा। तो 2 जो है वो H पॉजिटिव आइन से भी मल्टीप्लाई होगा, तो 2 जार 4 H पॉजिटिव आइन हो जाएगा, और 2 जो है वो H2 से भी मल्टीप्लाई होगा। तो हमारी जो कैथोड की इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी फिर? जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इट वुड बिकम 2 2 जार 4 H positive ion, 2 2 are 4 electrons and 2 H2. Similarly, एनोड की इक्वेशन जो है वो तो सेम रहेगी, क्योंकि उसको तो मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया ना किसी भी चीज से। उसी को देख के तो मैंने कैथोड की इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि एनोड की इक्वेशन में 4 इलेक्ट्रॉन्स है और कैथोड की इक्वेशन में 2 इलेक्ट्रॉन्स थे। जरा गौर से देखो, इसको ट्राई करो, डाइजेस्ट करो, क्योंकि मुश्किल से समझ आती है ये बात। कैथोड की जो इक्वेशन है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड आर 2। एनोड की इक्वेशन में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। मैं ये चाह रहा हूं कि दोनों की इक्वेशन में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। तो मैं ऐसा क्या करूं कि दोनों में इलेक्ट्रॉन इक्वल हो जाए? तो मैंने क्या करा, कैथोड की इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन्स को 4 बनाने के लिए सबसे आसान तरीका यह है कि उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो। जब मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 4। लेकिन ये 2 जो है सिर्फ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये बाकी सारी चीजों से भी मल्टीप्लाई होगा। तो ये H पॉजिटिव आइन से जब मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 जा 4 H पॉजिटिव आइन हो जाएंगे, और जब ये हाइड्रोजन गैस से मल्टीप्लाई होगा तो 2H2 हो जाएगा। राइट? रामीन, मैं बताता हूँ क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं। पहले बताओ ये मल्टीप्लीकेशन समझ आई है? अब्दुल्ला, अबिहा, अली, आयशा, हसन, हुजैफा, ईमान, किरण, हसन, मंतशा, मारवी, मरियम, अब्दुल्ला, मुसद्दिक, रेहान, सारा, सियाला। देखो बेटा, हमें कैथोड और एनोड की इक्वेशन को ऐड करना है एक साथ, और लेकिन ऐड करने से पहले इनके जो इलेक्ट्रॉन्स है ना दोनों इक्वेशन में वो सेम होने चाहिए। सेम होने का क्या मतलब है? कैथोड में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और एनोड में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सेम तो नहीं है ना। तो इन दोनों को 4 मैं इजिली बना सकता हूँ। एनोड में 4 है एनोड की इक्वेशन में, कैथोड की इक्वेशन में अगर मुझे इस 2 को 4 बनाना है तो मैं क्या करूंगा, इस पूरी इक्वेशन को कैथोड की मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा। तो क्या होगा, जो H पॉजिटिव आइन है वो 2 2 जा 4 हो जाएंगे, 4 H पॉजिटिव आइन। इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 2 जा 4 हो जाएंगे, और हाइड्रोजन गैस के मोल्स पहले 1 थे, अब मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो 2H2 हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करोगे, इन दोनों की इक्वेशंस को मर्ज करने के लिए इन दोनों की लेफ्ट साइड जैसे मैथ्स में आप इक्वेशन मर्ज करते हो ना, उसी तरह से दोनों इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड ऐड करके लिख दोगे, और राइट हैंड साइड ऐड करके लिख दोगे। मतलब कैथोड की इक्वेशन पे लेफ्ट हैंड साइड पे भी है 4H पॉजिटिव आइन, एनोड की इक्वेशन पे लेफ्ट हैंड साइड पे भी है 4OH नेगेटिव आइन। इन दोनों इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे सेम सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो कि कैंसिल आउट हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को इक्वल करा ही इसी वजह से कि ताकि वो कैंसिल आउट हो जाए, क्योंकि जब भी आप कोई केमिकल रिएक्शन लिखते हो तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं लिखते हो ना, वो तो हाफ इक्वेशन में लिखे हुए आपने कैथोड और एनोड की। तो दोनों इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे भी है 4H पॉजिटिव आइन एंड 4OH नेगेटिव आइन, वो मैं इस तरह से यहाँ पे लिख दूंगा। और दोनों इक्वेशन की राइट हैंड साइड पे भी है 2H2। कैथोड की इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे भी है 2H2, और एनोड की इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे भी है O2 एंड 2H2O।
अब ऑर्डर डजंट मैटर कि मैंने O2 अगर पहले लिख दिया H2O से पहले, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लिखा हुआ सब कुछ होना चाहिए, राइट साइड पे जितनी भी चीजें है ना, ऊपर वाली इक्वेशन में और नीचे वाली इक्वेशन में मुझे सब लिखना है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आती है सबको? ये मैंने क्यों करा है? वैसे ये काम सिलेबस नहीं कह रहा कि कंप्लीट सेल इक्वेशन बनाओ, इसको हम कहते हैं कंप्लीट सेल इक्वेशन। ठीक है, कंप्लीट सेल इक्वेशन आपसे बनाने के लिए कोई नहीं कहेगा। मैं इसलिए बनवा रहा हूँ क्योंकि इसका एक क्वेश्चन आता है, वो डायरेक्टली ये तो नहीं पूछता कि कंप्लीट सेल इक्वेशन बनाओ, लेकिन इनडायरेक्टली एक क्वेश्चन आता है जिसमें कंप्लीट सेल इक्वेशन के थ्रू आप इजीली उसको बता सकते हो। वो क्वेश्चन क्या आता है? वो ये आता है कि भाई अगर कैथोड पे हाइड्रोजन गैस जो बनी है वो कैथोड पे बनी है ना, राइट, और एनोड पे ऑक्सीजन गैस बनी है, तो अगर हम इनका मोल रेशियो देखें तो हाइड्रोजन गैस जो प्रोड्यूस हो रही है कैथोड पे उसका 2 मोल प्रोड्यूस हो रहा है, एज कंपेयर टू ऑक्सीजन गैस जो प्रोड्यूस्ड हो रही है वो 1 मोल प्रोड्यूस्ड हो रही है, राइट। मतलब 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस के साथ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। इसका क्या मतलब है कि अगर मैं आपसे कहूं कि अगर हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम जो है वो 50 सेंटीमीटर क्यूब प्रोड्यूस हुआ है कैथोड पे, तो एनोड पे उसी इलेक्ट्रोलिसिस में एनोड पे ऑक्सीजन गैस का कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस हुआ होगा? 2:1 का रेशियो है ना, मतलब हाइड्रोजन गैस जितना प्रोड्यूस हो रहा है ऑक्सीजन गैस उसका आधा प्रोड्यूस्ड होगा, दैट वुड बी 25 cm3। अगर मैं कोई और वैल्यू ले लूं, लेट्स से मैं कहूं कि हाइड्रोजन गैस का जो है वो 100 cm3 प्रोड्यूस हुआ है, तो ऑक्सीजन गैस का कितना प्रोड्यूस होगा? 50 cm3। ठीक है, कोई भी, ये तो मैं वैल्यू अपनी मर्जी से ले रहा हूँ ना, 50 और 100। बस आपको ये याद रखना है कि जो भी हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम प्रोड्यूस होगा ऑक्सीजन का उसका आधा प्रोड्यूस्ड होगा। अब ये याद करने की जरूरत नहीं है। जब इलेक्ट्रोलिसिस की कैथोड और एनोड की इक्वेशंस आपके सामने होंगी, तो उन इक्वेशंस को देख के आपको ये बताना है, क्योंकि कैथोड की इक्वेशन को मुझे मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा, तो हाइड्रोजन गैस के 2 मोल्स हो जाएंगे, और एनोड की इक्वेशन जो है वो उसमें ऑक्सीजन गैस के 1 मोल है। तो अगर 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस बनेगी तो उसके बदले में सिर्फ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस बनेगी। मतलब हाइड्रोजन गैस जितनी भी बनेगी ऑक्सीजन हमेशा उसका आधा वॉल्यूम बनेगा इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलिसिस में। सही है, रामीन, इलेक्ट्रॉन इसलिए इक्वल करें ताकि कैंसिल आउट हो और कंप्लीट सेल इक्वेशन बने। सही है भाई यहाँ तक, या कुछ पूछना है किसी को? देखो हम सिर्फ गैस को कंपेयर कर रहे हैं ना अभी, बात क्वेश्चन गैस का पूछा हुआ है इसलिए, और यही पूछता है कि वाटर भी बन रहा है, लेकिन वाटर में हम इंटरेस्टेड नहीं है अभी। और क्या है, हाइड्रोजन गैस है और ऑक्सीजन गैस है। सियाला बेटा, ये क्वेश्चन फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है, मतलब एक्सपेक्टेड में आपको बस ये अभी मैं आपको दिखाऊंगा, इसके एमसीक्यूज करवाऊंगा आज की क्लास में, तो आप देखना किस तरह से पूछता है ये। कंप्लीट सेल वाले में आपको पता है वो क्या करेगा? वो आपसे अगर सिर्फ ये कहते ना, वो पता है चलो मैं दिखा देता हूँ क्वेश्चन, रुको। जैसे क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन 6, इसमें कह रहा है विच अकर्स ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब वो सल्फ्यूरिक एसिड की इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में पूछ रहा है, तो वो आपको पूरी रिकॉल करनी पड़ेगी, या तो माइंड में रिकॉल करो या सिर्फ कैथोड और एनोड की इक्वेशन बता दो। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी इलेक्ट्रोलिसिस बनाने बैठ जाओ, आपको इस क्वेश्चन के लिए इलेक्ट्रोलिटिक सेल नहीं बनाना है,
देखो अगर मैं आपसे पूछूं कि सल्फ्यूरिक एसिड की जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो ऑप्शन ए में कह रहा है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर फॉर्म्ड इन द रेशियो 2 वॉल्यूम्स ऑफ ऑक्सीजन एंड 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। मतलब वो ये कह रहा है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो रेशियो है वो 2:1 का है। मतलब ऑक्सीजन का अगर 2 वॉल्यूम्स का मतलब 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन है, तो उसके बदले में जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस्ड होगा वो 1 मोल प्रोड्यूस्ड होगा। हमने जो ये काम किया है ना, हमने किया है काम किया है 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन के साथ 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, मतलब 2:1 का रेशियो आ रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में। इसने यही काम सल्फ्यूरिक एसिड के लिए पूछा हुआ है हमसे, दिस थिंग। अच्छा अब हम क्या करेंगे, देखो अगर आप कहो कि हम लोग ये याद कर लें कि जब भी कैथोड पे, देखो जब भी कैथोड पे H पॉजिटिव आयन रिड्यूस होगा तो, और एनोड पे हाइड्रोक्साइड आयन रिड्यूस्ड होगा, तो जो भी कंप्लीट सेल इक्वेशन बनेगी आपको बेशक ना बनानी आती हो, लेकिन अगर ये याद है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जिस रेशियो में निकलेगा वो 2:1 के रेशियो में निकलेगा। ठीक है, हाइड्रोजन जितना निकलेगा ऑक्सीजन उसका हाफ निकलेगा। या तो आप सिर्फ ये सारा काम, इतना सा काम याद करके अपना काम चला लो, रट्टा मार के काम चला लो, लेकिन अगर आपको ये सब बनाना होगा, बनाना आता होगा तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें 2:1 का रेशियो आ रहा है बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और चाहे कोई भी इलेक्ट्रोलिसिस हो, अगर कैथोड पे H पॉजिटिव आयन रिड्यूस्ड होकर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर रहा है और एनोड पे हाइड्रोक्साइड आयन ऑक्सीडाइज होकर ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस कर रहा है, तो हाइड्रोजन गैस का हमेशा 2 मोल निकलेगा और ऑक्सीजन गैस का उसके साथ हमेशा 1 मोल निकलेगा। 2:1 का रेशियो होगा बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। लेकिन इस क्वेश्चन में उसने हमें इलेक्ट्रोलाइट जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो नहीं दिया हुआ, सल्फ्यूरिक एसिड दिया हुआ है। सल्फ्यूरिक एसिड में भी यही होगा, अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो हाइड्रोजन गैस के 2 मोल्स के साथ ऑक्सीजन गैस का 1 मोल निकलेगा। लेकिन इसने ऑप्शन ए में उल्टा लिख दिया है, उसने बोला है 2 वॉल्यूम्स ऑफ ऑक्सीजन एंड 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। भाई गैसेस के केस में जो मोलर रेशियो होता है वही वॉल्यूम रेशियो भी होता है, तो अगर वॉल्यूम रेशियो उसने 2:1 का दिया हुआ है तो मोलर रेशियो भी 2:1 का होगा। लेकिन इसने उल्टा लिखा हुआ है, इसका मतलब है इसने गलत लिखा हुआ है, ऑप्शन ए आंसर नहीं है। या तो आपने ये याद किया हुआ है, अगर आपने ये याद नहीं किया हुआ तो क्या आप सल्फ्यूरिक एसिड की इलेक्ट्रोलिसिस की इक्वेशन नहीं बना सकते जल्दी से? भाई देखो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, H2SO4। इसमें जो आइंस होंगे वो कौन कौन से होंगे, अगर ये एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड की इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं तो हमारे पास कौन कौन से आइंस होंगे, सल्फ्यूरिक एसिड में से H पॉजिटिव आइन आएगा और सल्फेट आइन आएगा, और एक्वस है तो वाटर की वजह से भी H पॉजिटिव आइन होगा और हाइड्रोक्साइड आइन होगा। राइट, 3 तरह के आइंस हैं। कैथोड पे कौन सा आइन जाएगा, कैथोड जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है वहां पे जाएगा H पॉजिटिव आइन, और H पॉजिटिव आइन जाके क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। एनोड पे कौन सा आइन जाएगा, एनोड पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है और नेगेटिव आइन हमारे पास 2 तरह के, सल्फेट और हाइड्रोक्साइड। सल्फेट के बारे में मैंने क्या बताया, सल्फेट तो कभी भी डिस्चार्ज नहीं होगा ना, रिएक्टिविटी सीरीज में सल्फेट जो है वो ऊपर है, हाइड्रोक्साइड आइन नीचे है। भाई ये रिएक्टिविटी सीरीज है ना एनाइंस की, सम नॉटी चिल्ड्रन ऑफ ब्रोमीन एंड आयोडीन, तो हाइड्रोक्साइड आयन नीचे है तो हाइड्रोक्साइड आयन ऑक्सीडाइज होगा, और जब हाइड्रोक्साइड आयन ऑक्सीडाइज होगा तो उसकी इक्वेशन हमेशा क्या रहती है, 4OH नेगेटिव 2H2O 1O2 एंड 4 इलेक्ट्रॉन। अब जब इन कैथोड और एनोड की इक्वेशन को आप अगेन ऐड करोगे तो आपको कैथोड की इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा, तो हाइड्रोजन गैस के 2 मोल्स हो जाएंगे और ऑक्सीजन गैस का 1 मोल रहेगा। तो चाहे कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो, अगर कैथोड पे H पॉजिटिव आयन रिड्यूस होकर हाइड्रोजन गैस बना रहा है और एनोड पे OH नेगेटिव आयन ऑक्सीडाइज होकर ऑक्सीजन गैस बना रहा है, तो फाइनल इनका जो रेशियो आएगा वो 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन आएगा, जिसको मैं ये भी कह सकता हूँ 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। इन्होंने क्या किया, ऑप्शन ए में उल्टा लिखा हुआ है 2 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एंड 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, इट मींस कि ये गलत लिख दिया।
समझ आई बात सारा? तो कंप्लीट सेल इक्वेशन आपको बनाने की जरूरत नहीं है सच, बस आपको ये कंफर्म करना है कि हाँ कैथोड पे हाइड्रोजन आयन रिड्यूस्ड हुआ है और एनोड पे हाइड्रोक्साइड आयन ऑक्सीडाइज हुआ है, और ना ही बनाने के लिए कहेगा कंप्लीट सेल इक्वेशन। अच्छा, व्हाट अबाउट ऑप्शन बी? ऑप्शन बी में कह रहा है हाइड्रोजन इज फॉर्म्ड एट द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। हाइड्रोजन कौन सी इलेक्ट्रोड पे बना है? नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे बना है ना, कैथोड पे। तो ऑप्शन बी भी गलत है। देन ऑप्शन सी में कह रहा है ऑक्साइड आइंस आर ऑक्सीडाइज टू ऑक्सीजन। ऑक्साइड आइन तो है ही नहीं इलेक्ट्रोलाइट में, वो हाइड्रोक्साइड आइन है। OH नेगेटिव आइन इज हाइड्रोक्साइड आइन, ऑक्साइड आइन तो है ही नहीं हमारे पास। तो सी भी गलत है। डी इज सेइंग द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड बिकम्स मोर कंसंट्रेटेड। मैंने क्या बात बताई है? जब भी इलेक्ट्रोलाइट में से H पॉजिटिव आइन और OH नेगेटिव आइन दोनों डिस्चार्ज हो रहे होंगे तो इलेक्ट्रोलाइट क्या हो जाएगा? कंसंट्रेटेड हो जाएगा। तो डी इज करेक्ट। सही है भाई, समझ आई बात? आगे चलें। अच्छा, क्वेश्चन 5 भी बता दो अगर यहाँ सामने खुला हुआ है तो। विच आइन इज नॉट प्रेजेंट इन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड? अब सल्फ्यूरिक एसिड में हमारे पास डाइल्यूट है मतलब एक्वस है ना, तो कौन कौन से आइंस होंगे? H पॉजिटिव आइन और सल्फेट आइन जो सल्फ्यूरिक एसिड से मिलेगा, और वाटर में से H पॉजिटिव आइन और OH नेगेटिव आइन। तो तीन तरह के आइंस हैं, H पॉजिटिव आइन, सल्फेट आइन एंड हाइड्रोक्साइड आइन। ये जो SO3 नेगेटिव आइन लिखा हुआ है ये तो नहीं है ना इसमें, दिस आइन इज नॉट प्रेजेंट। अब जब क्वेश्चन खुलवाई है तो क्वेश्चन 2 भी बता दो साथ। कंसेंट्रेटेड aqueous sodium chloride is electrolyzed using inert electrodes until no more chlorine gas is evolved. What could be the pH of the resulting solution? देखो बेटा, मैं जो ऑब्जर्वेशन लिखवाई है ना, मैं आपको हरगिज वो नहीं कह रहा कि याद करो। याद करने बैठोगे तो बहुत सारी इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ चुके हैं अभी तक हम। आप इक्वेशंस बना के देख लोगे कौन सी चीज निकल के खत्म हो रही है, तो पीएच पे क्या फर्क पड़ेगा और कंसंट्रेशन कम होगी या ज्यादा होगी। मतलब अगर देखो मैंने दो ही बातें बताई है ना, अगर कंसंट्रेशन का देखना है इलेक्ट्रोलाइट की कि वो कम हो रही है या ज्यादा हो रही है, तो अगर H पॉजिटिव आइन और OH नेगेटिव, अगर सिर्फ H पॉजिटिव आइन डिस्चार्ज हो रहा है तो इलेक्ट्रोलाइट का पीएच जो होगा वो इंक्रीज होगा। अगर सिर्फ OH नेगेटिव आइन डिस्चार्ज हो रहा है तो पीएच जो है वो डिक्रीज होगा। ये याद ना करो, मतलब हर इलेक्ट्रोलिसिस टू इलेक्ट्रोलिसिस याद करने की जरूरत नहीं है, आप वहीं पे बना लो। देखो सोडियम क्लोराइड की जब आप इलेक्ट्रोलिस है ना, तो इसमें कौन कौन से आइंस होंगे? सोडियम आइन होगा, वाटर की वजह से H पॉजिटिव आइन होगा और हाइड्रोक्साइड आइन होगा, और सोडियम क्लोराइड की वजह से सोडियम आइन और क्लोराइड आइन होगा। अब अगर हम बात करते हैं कैथोड की, तो कैथोड जो है वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, राइट? उस पे कौन से आइंस जाएंगे? सोडियम आइन जाएगा और H पॉजिटिव आइन जाएगा। लेकिन कौन सा रिड्यूस होगा या कौन सा डिस्चार्ज होगा? जो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे। अब कैटाइंस की जो रिएक्टिविटी सीरीज है वो मेटल्स वाली है ना, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम। तो हाइड्रोजन नीचे है तो हाइड्रोजन आइन रिड्यूस होगा ना, और हाइड्रोजन आइन जब रिड्यूस होता है तो हमें पता है कि हाइड्रोजन गैस बनती है कैथोड पे। इसी तरह अगर हम बात करें एनोड की, तो एनोड पे कौन से दो आयन जाएंगे इस इलेक्ट्रोलिसिस में? एक क्लोराइड आयन जाएगा और एक हाइड्रोक्साइड आयन जाएगा। एनाइंस की रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे कौन है? एनाइंस की रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोक्साइड आयन नीचे है। लेकिन अगर इलेक्ट्रोलाइट में क्लोराइड और हाइड्रोक्साइड आयन दोनों होते हैं और
अगर इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेटेड है तो फिर कौन सा आयन डिस्चार्ज होता है? क्लोराइड आयन। फिर हाइड्रोक्साइड आयन डिस्चार्ज नहीं होता। अब ये इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेटेड है, कंसंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड लिखा हुआ है ना, तो क्लोराइड आयन जब ऑक्सीडाइज होगा तो क्लोरीन गैस बनेगी। तो इसमें हाइड्रोक्साइड आयन तो नहीं निकल रहा ना, सिर्फ H पॉजिटिव आयन निकल रहा है कैथोड पे, और एनोड पे क्लोराइड आयन निकल रहा है। चार तरह के आयन्स है ना देखो इस इलेक्ट्रोलाइट में, सोडियम आयन है, क्लोराइड आयन है, H पॉजिटिव आयन है और OH नेगेटिव आयन है। तो कौन से दो आयन्स निकल के खत्म हो रहे हैं हमारे पास? H पॉजिटिव आयन निकल के खत्म हो रहा है कैथोड पे, और क्लोराइड आयन निकल के खत्म हो रहा है एनोड पे। तो OH नेगेटिव आयन रह जाएगा इलेक्ट्रोलाइट में। अब जब OH नेगेटिव आयन रह जाएगा, H पॉजिटिव आयन कम हो रहा है, तो H पॉजिटिव आयन जब ज्यादा होता है तो सोल्यूशन एसिडिक होता है, H पॉजिटिव आयन जब कम होगा तो सोल्यूशन क्या होगा? एल्केलाइन होगा, क्योंकि अब OH नेगेटिव आयन ज्यादा होगा ना। देखो पहले दोनों बराबर थे, लेकिन जैसे ही H पॉजिटिव आयन निकल के खत्म होता जा रहा है तो OH नेगेटिव आयन अब रिलेटिवली तो सोल्यूशन में ज्यादा रह गया ना, तो अब सोल्यूशन क्या हो जाएगा? एल्केलाइन हो जाएगा। और जब सोल्यूशन एल्केलाइन होता है तो पीएच की वैल्यू ग्रेटर देन 7 हो जाती है। तो कह रहा है व्हाट कुड बी द पीएच ऑफ द रिजल्टिंग सोल्यूशन? तो पीएच ऑफ रिजल्टिंग सोल्यूशन शुड बी ग्रेटर देन 7। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? 11। हसन बेटा एच कौन सा ऑप्शन? अच्छा एच हाइड्रोजन को कह रहे हो, ठीक है ठीक। मैंने कहा ये एच कौन सा ऑप्शन लेके आ गया। ये समझ आई ये वाली बात? अच्छा चलें वापस। अब एक इलेक्ट्रोलिसिस आप जो है वो जल्दी से साथ साथ बनाओ मेरे। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर टू सल्फेट। aqueous copper to sulfate using ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स। जब हम ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स यूज करते हैं तो ऐसी इलेक्ट्रोलिसिस को हम कहते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोलिसिस। अच्छा जी, इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट है हमारे पास, वो है कॉपर टू सल्फेट CuSO4, एक्वस कॉपर टू सल्फेट। अच्छा एक्वस कॉपर टू सल्फेट का जो कलर होता है ना वो ब्लू सोल्यूशन होता है, हमने मेटल्स में भी देखा था ये। और ब्लू सोल्यूशन किसकी वजह से होता है? कॉपर टू पॉजिटिव आइंस की वजह से होता है। देखो भाई कॉपर टू पॉजिटिव आइन जब सोल्यूशन में होगा ना एक्वस फॉर्म में, कॉपर टू पॉजिटिव आइंस जब होंगे एक्वस फॉर्म में तो सोल्यूशन का कलर ब्लू होता है। लेकिन जब कॉपर मेटल होता है ना, जब कॉपर मेटल बनता है सॉलिड फॉर्म में, तो कॉपर मेटल का कलर पिंक होता है। ठीक है, कॉपर आइन की वजह से, कॉपर आइंस की वजह से सोल्यूशन में का कलर ब्लू होता है। कॉपर आइंस मतलब Cu2 पॉजिटिव। और कॉपर जब एलिमेंटल फॉर्म में होगा Cu की फॉर्म में, तो कॉपर का खुद का कलर पिंक होता है। ठीक है, अब जरा जल्दी से मुझे कॉपर टू सल्फेट की इलेक्ट्रोलिसिस की इक्वेशन बनाओ। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपने क्वेश्चन में, अभी आपने क्वेश्चन देखा, आपको सारी पूरा शुरू से आखिर तक नहीं करना होता, आपको इक्वेशंस में वो चीजें पूछ रहा होता है। हम तो जरा प्रॉपर एक लेक्चर बना रहे हैं ना, तो इसलिए सारी चीजें इसमें बार बार इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बना रहे होते हैं। इसमें हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट है वो कॉपर टू सल्फेट है। इसके अंदर जो आइंस होंगे वो कौन कौन से होंगे? कॉपर टू पॉजिटिव आइन, सल्फेट आइन। और वाटर है, एक्वस है, तो H पॉजिटिव आइन और OH नेगेटिव आइन भी होगा। अगेन इसमें हम दो इलेक्ट्रोड डालेंगे। One electrode will be connected to the positive terminal of a battery and the other electrode to be connected to the negative terminal of a battery. The electrode connected to the positive terminal gets positively charged, and this positively charged electrode is also known as anode. And the electrode connected to the negative terminal of a battery gets negative charge, and this is known as cathode.
अब इक्वेशंस बताओ। देखो कैथोड पे जो कि नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है और कैथोड पे हमेशा गेन, कौन सा आयन भागे भागे जाएंगे? जो पॉजिटिव आयन है वो कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो अभी हमारे पास इस इलेक्ट्रोलाइट में जो पॉजिटिव आयन है वो कॉपर टू पॉजिटिव आयन है और एच पॉजिटिव आयन है। अब कैथोड पे कौन सा आयन रिड्यूस होगा रामीन? जो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे है। अब रिएक्टिविटी सीरीज, मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज की बात कर रहे हैं ना, वही कलसीमा वाली, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर। तो कॉपर जो है वो हाइड्रोजन से भी नीचे होता है ना रिएक्टिविटी सीरीज में। तो इस बार कौन सा आयन रिड्यूस्ड होगा? हाइड्रोजन तो नहीं होगा ना, कॉपर होगा, क्योंकि कॉपर नीचे है, हाइड्रोजन से भी नीचे है कॉपर। तो कॉपर आयन जब रिड्यूस होंगे तो क्या करेंगे? Cu2 पॉजिटिव आयन, दे विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कॉपर इन एलिमेंटल फॉर्म। कॉपर मेटल बनेगा, सॉलिड फॉर्म में डिपॉजिट होगा कैथोड पे जाके। कॉपर मेटल कैथोड पे जाके अब डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जब वो कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो कॉपर मेटल बनेगा, वो कैथोड पे जाके ऐसे चिपकना शुरू हो जाएगा। ठीक है, समझ आई बात? और एनोड पे क्या होगा? एनोड की इक्वेशन विच इज पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, और एनोड पे क्या होना है? ऑक्सीडेशन। बताएगा कोई एनोड पे क्या प्रोडक्ट मिलना है? यस, हाइड्रोक्साइड आयन जाएगा एनोड पे। एनोड पे वी विल हैव हाइड्रोक्साइड आयन, क्योंकि सल्फेट आयन तो कभी भी डिस्चार्ज होता ही नहीं है ना, तो सल्फेट आयन को तो हटा दो। हाइड्रोक्साइड आयन ऑक्सीडाइज होगा टू गिव वाटर, ऑक्सीजन एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स। समझ आ गई बात? अगर मैं आपसे इस इलेक्ट्रोलिसिस की ऑब्जर्वेशन पूछूं तो क्या क्या आपको ऑब्जर्व कर रहे हो इस इलेक्ट्रोलिसिस में? कैथोड पे हमें हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती हुई मिल रही है, तो वी विल राइट बबल्स ऑफ कलरलेस गैस एट कैथोड। एनोड पे, अच्छा नहीं सॉरी, इस बार कैथोड पे हाइड्रोजन गैस नहीं मिल रही है ना, कैथोड पे तो कॉपर मिल रहा है। तो ये बबल्स ऑफ कलरलेस गैस नहीं लिखेंगे, लिख लिख के ना आदत पड़ गई है। असल में क्या मिल रहा है? कैथोड पे कॉपर मेटल मिल रहा है, तो हम एनोड पे हमें सॉरी कैथोड पे हमें कॉपर मेटल डिपॉजिट होता हुआ दिखेगा, जिसका कलर क्या होता है? पिंक। हम लिखेंगे पिंक सॉलिड इज डिपॉजिटेड एट कैथोड। एनोड पे अभी भी ऑक्सीजन गैस मिल रही है, क्योंकि हाइड्रोक्साइड एन ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। एनोड पे हम लिखेंगे बबल्स ऑफ कलरलेस गैस एट एनोड। क्या पीएच पे फर्क पड़ेगा? देखो इसमें से कैथोड पे एच पॉजिटिव आयन तो नहीं निकल रहा ना, सिर्फ ओएच नेगेटिव आयन एनोड पे निकल रहा है। तो मैंने क्या बताया, अगर एच पॉजिटिव आयन और ओएच नेगेटिव आयन में से कोई एक आयन निकल रहा होगा तो पीएच पे फर्क पड़ेगा। अब ओएच नेगेटिव आयन निकल रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, मतलब कम हो रहा है, तो एच पॉजिटिव आयन रिलेटिवली ज्यादा होगा ना। देखो भाई, एच पॉजिटिव आयन और ओएच नेगेटिव आयन में से सिर्फ ओएच नेगेटिव आयन निकल के खत्म हो रहा है, एच पॉजिटिव आयन तो वहीं पे है ना। तो सोल्यूशन का पीएच क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। मतलब पीएच डिक्रीज होने का मतलब क्या है? कि इलेक्ट्रोलाइट बिकम्स एसिडिक, और यू कैन से पीएच ऑफ सॉल्यूशन या इलेक्ट्रोलाइट
डिक्रीजेस। पीएच डिक्रीज होने का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रोलाइट बिकम्स एसिडिक। सही है। और कोई ऑब्जर्वेशन? एक और है इसमें ऑब्जर्वेशन। कॉपर आइंस भी तो खत्म हो रहे हैं सोल्यूशन में। कॉपर आइंस की वजह से सोल्यूशन का कलर क्या था? ब्लू कलर था। जब कॉपर आइंस खत्म होना शुरू हो जाएंगे तो सोल्यूशन का कलर जो ब्लू है वो भी खत्म होना शुरू हो जाएगा। तो कलर ऑफ सोल्यूशन, वी कैन से कलर ऑफ सोल्यूशन फेड्स। फेड्स का क्या मतलब है कि वो ब्लू से क्या हो रहा है, कलरलेस। देखो कॉपर आयन पूरे सोल्यूशन में फैले हुए होते हैं। जब वो रिड्यूस होंगे जाके कैथोड पे, तो कैथोड पे जाके एक जगह पे कॉपर एटम्स बस चिपक जाएंगे ना, डिपॉजिट हो जाएगा। तो सोल्यूशन से जो कॉपर आयन है वो तो खत्म होना शुरू हो गया है ना। और वो जो कॉपर आयन है वो सोल्यूशन, कॉपर आयन जो है वो सोल्यूशन का कलर ब्लू रखते हैं। कॉपर मेटल जो बनेगा वो तो एक जगह पे जाके चिपक जाएगा। वो सोल्यूशन का कलर थोड़ी इफेक्ट करेगा। वो खुद कलर पिंक है, वो एक जगह पे पिंक सॉलिड कलरलेस होना शुरू हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़े। चलो, सल्फ्यूरिक एसिड की भी इलेक्ट्रोलिसिस बना लो अपने पास ताकि नोट्स में आ जाए। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड यूजिंग इलेक्ट्रोड्स। और जब भी हम ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड यूज करेंगे तो जो इलेक्ट्रोलिसिस होगी वो इनर्ट इलेक्ट्रोलिसिस होगी। अभी अभी हमने क्वेश्चन के लिए सल्फ्यूरिक एसिड की इक्वेशंस बनाई थी, जल्दी से बना लो। मतलब अब तो बनाने की भी जरूरत नहीं है, आपको ओरली खुद समझ आ जाना चाहिए कि क्या क्या हो रहा होगा कैथोड पर, क्या हो रहा होगा एनोड पे। इलेक्ट्रोलाइट जो है वो एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड है। इट मींस कि इसमें कितने तरह के आयन्स होंगे, H पॉजिटिव आयन और सल्फेट आयन जो सल्फ्यूरिक एसिड से आएगा, और वाटर से H पॉजिटिव आयन आएगा जो मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ, और OH नेगेटिव आयन आएगा वाटर में से। अब H पॉजिटिव आयन को दो बार लिखने की जरूरत नहीं है। अगेन इसमें हमारे पास दो इलेक्ट्रोड्स होंगी, वन कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी एंड वन कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी। नेगेटिव इलेक्ट्रोड आप जानते हो कैथोड है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड आप जानते हो एनोड है। कैथोड पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, रिडक्शन होती है। कैथोड पे कौन से दो आइंस जाएंगे हमारे पास, जो पॉजिटिव आइंस होंगे। लेकिन पॉजिटिव आइन इस इलेक्ट्रोलाइट में हमारे पास एक ही है जो कि H पॉजिटिव आइन है। और H पॉजिटिव आइन रिड्यूस होगा तो उसकी इक्वेशन 2H पॉजिटिव आइन 2 इलेक्ट्रॉन और H2। ये इक्वेशन यही रहती है H पॉजिटिव आइन की, आपने याद करनी है। और एनोड जो कि पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, वहां पे कौन से दो आइन जाएंगे, सल्फेट आइन और हाइड्रोक्साइड आइन। सल्फेट आइन के बारे में बहुत बार बात हो गई है, कभी भी डिस्चार्ज नहीं होता। तो सिर्फ हाइड्रोक्साइड आइन ऑक्सीडाइज्ड होगा तो 4OH नेगेटिव बनाएगा 2H2O, O2 एंड 4 इलेक्ट्रॉन। ये इक्वेशन आपको याद रखनी पड़ेगी। सही है। अगर आपसे इसकी ऑब्जर्वेशन पूछी जाए, इस इलेक्ट्रोलाइट में क्या क्या होता हुआ दिख रहा है, तो बबल्स ऑफ कलरलेस गैस एट कैथोड जो कि हाइड्रोजन गैस के, और बबल्स ऑफ कलरलेस गैस एट एनोड जो कि हमारे पास ऑक्सीजन गैस के हैं। बबल्स ऑफ कलरलेस गैस एट कैथोड
बबल्स ऑफ कलरलेस गैस एट एनोड। कैथोड पे जो गैस प्रोड्यूस हो रही है वो हाइड्रोजन गैस है और एनोड पे ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या होगी, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट से H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन दोनों कम हो रहे हैं, तो कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस। ये बात और किस तरह से लिखी हुई होती है, जैसे अभी आपने क्वेश्चन में ऑप्शन में देखा था, लिखी हुई थी इलेक्ट्रोलाइट बिकम्स कंसेंट्रेटेड। ठीक है, रामीन H2SO4 की मैंने लिखवा दी है ना दोबारा। आपका H2S कॉपर सल्फेट की कह रहे हो लास्ट पॉइंट दिखाने के लिए। आगे बढ़े। अच्छा देखो, इस इलेक्ट्रोलिसिस में हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस जो प्रोड्यूस हो रही है, अगर मैं वो कलेक्ट करना चाहूँ, मतलब ये जो प्रोड्यूस हो रही है बबल्स, जी हसन मैं 5 मिनट पहले खत्म कर दूंगा, डोंट वरी। तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस जो प्रोड्यूस हो रही है उनके तो बबल्स बनेंगे और वो बाहर निकल जाएंगे। अगर मैं चाहूँ कि इन गैसेस को कलेक्ट कर लूँ, तो उसके लिए जो अपैरेटस अरेंजमेंट होती है ना, उसका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हम इस तरह से भी बना सकते हैं। इसमें क्या करेंगे, जो हमारी इलेक्ट्रोड्स है ना, वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में नीचे से डालेंगे इस तरह से। और इलेक्ट्रोलाइट को जो है वो इन इलेक्ट्रोड्स के ऊपर भर देंगे। मतलब इलेक्ट्रोलाइट जो होगा वो तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ही होगा ना, लाइक दिस। अच्छा, इनमें से अब जरा मैं एक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, तो जरा ध्यान से सुनो। इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के ऊपर ना मैंने क्या किया है, एक इन्वर्टेड ट्यूब्स लगा दिए हैं। ठीक है, इन इन्वर्टेड ट्यूब्स में भी पहले जो है ना वो इलेक्ट्रोलाइट फिल हुआ हुआ है। जैसे इलेक्ट्रोलिसिस होगी आगे, तो हमारे पास दोनों इलेक्ट्रोड पे गैस निकलेंगी। अब इनमें से एक इलेक्ट्रोड जाहिर है एनोड होगी और एक कैथोड होगी। लेफ्ट वाली मैंने एनोड बना दी है, पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है ना, और राइट वाली मैंने कैथोड बना दी है जो कि नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। जब गैस के बबल्स प्रोड्यूस्ड होंगे, तो गैस जो है वो जाके ऊपर कलेक्ट होना शुरू हो जाएगी ना, इस तरह से यहाँ पे। ठीक है, एनोड पे कौन सी गैस प्रोड्यूस्ड हो रही है, एनोड पे जो गैस प्रोड्यूस्ड होगी वो ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस्ड हो रही है, राइट। और कैथोड पे कौन सी गैस प्रोड्यूस हो रही है, हाइड्रोजन गैस। क्या दोनों गैस का इक्वल वॉल्यूम प्रोड्यूस होगा। देखो अभी हमारी क्या बात चल रही थी, कि जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी उसके 2 मोल्स अगर प्रोड्यूस होंगे, तो ऑक्सीजन गैस के 1 मोल प्रोड्यूस होंगे। कैसे पता, क्योंकि अगर मैं इनकी कंप्लीट सेल इक्वेशन बनाऊंगा, तो कैथोड वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा, तो हाइड्रोजन जो है वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ऑक्सीजन गैस का 1 मोल रहेगा एनोड की इक्वेशन में। तो जो भी वॉल्यूम हाइड्रोजन गैस का प्रोड्यूस होगा वो डबल प्रोड्यूस होगा जो कैथोड पे प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे जो प्रोड्यूस हो रहा है। और ऑक्सीजन गैस एनोड पे
पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे प्रोड्यूस हो रही है, तो ऑक्सीजन गैस का हाफ मोल प्रोड्यूस होगा, मतलब जितना ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हो रही है, हाइड्रोजन गैस उसकी डबल प्रोड्यूस्ड होगी। तो इनके जो वॉल्यूम कलेक्ट हुए हुए होंगे वो कुछ इस तरह से दिखेंगे। लाइक दिस। समझ आई बात? क्लियर है भाई? इनको ये टेस्ट ट्यूब्स भी हो सकती हैं, बॉइलिंग ट्यूब्स भी हो सकती हैं, बस हमने ना इन्वर्ट उल्टा करके डाला हुआ है। दीज ट्यूब्स कैन बी योर टेस्ट ट्यूब्स, या टेस्ट ट्यूब्स की जगह हम लोग बॉइलिंग ट्यूब्स भी ले सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? जी हुजैफा, एटीपी में आता है ये चैप्टर, और इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। वॉल्यूम पूछ लेगा, कैथोड की इक्वेशन बताओ, एनोड की इक्वेशन बताओ, जैसे पेपर 1 पेपर 2 में आता है इसका, वैसे ही आपका पेपर 4 में भी आता है। नहीं, ये चैप्टर रहता है भाई, चल रहा है अभी। देखो भाई, इलेक्ट्रोलिसिस हमारे पास दो तरह की होंगी। अभी तक हमने जितनी इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ी है ना, वो सारी की सारी थी इनर्ट इलेक्ट्रोलिसिस। इनर्ट इलेक्ट्रोलिसिस में हम लोग जो इलेक्ट्रोड्स यूज करते हैं, हमने क्या डेफिनेशन पढ़ी थी इनर्ट इलेक्ट्रोलिसिस की? मतलब इनर्ट इलेक्ट्रोलिसिस में जो एनोड है ना, वो कभी भी डिसॉल्व नहीं होता। आपने अभी तक ये तो नहीं देखा ना कि कैथोड या एनोड में से कोई डिसॉल्व हो गया हो? देखो, इनर्ट इलेक्ट्रोलिसिस में एनोड डू नॉट डिसॉल्व। और इनर्ट इलेक्ट्रोलिसिस की पहचान क्या है कि इसमें जो हम इलेक्ट्रोड्स यूज कर रहे हैं, वो हमारे पास ग्रेफाइट की होगी। देखो, हम इसमें ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स भी ले सकते हैं। ग्रेफाइट क्या है? कार्बन है ना। अगर ग्रेफाइट की जगह मैं कार्बन इलेक्ट्रोड्स लिख दूं तो एक ही बात है। ठीक है। और अगर किसी मेटल की इलेक्ट्रोड लेनी भी है ना, तो हम एक ही मेटल ऐसा है जिसकी इलेक्ट्रोड ले सकते हैं, वो है प्लेटिनियम। लीस्ट एक्टिव मेटल। अदरवाइज कोई और मेटल लोगे तो फिर वो इनर्ट इलेक्ट्रोलिसिस नहीं होगी, या फिर ग्रेफाइट की इलेक्ट्रोड्स लेंगे। दूसरी टाइप की जो हमारी इलेक्ट्रोलिसिस है ना, वो है हमारी एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस। एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, जो हमारी एनोड होती है वो डिसॉल्व हो जाती है। इन एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस एनोड ऑलवेज डिसॉल्व। और पहचान क्या होगी एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस की? देखो, एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस में जो हम एनोड लेंगे ना, वो किसी मेटल की होगी। जैसे फॉर एग्जांपल वो कॉपर मेटल है अगर। और एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस में जो इलेक्ट्रोलाइट होगा, इलेक्ट्रोलाइट में वही मेटल आइन होगा जिसका एनोड आपने लिया हुआ है। अगर आपने एनोड कॉपर मेटल की ली हुई है, तो इलेक्ट्रोलाइट में जो कैटाइंस होंगे हमारे पास,
जो मेटल आइंस होंगे वो कॉपर आइंस होना जरूरी है। अगर एनोड कॉपर मेटल की है और इलेक्ट्रोलाइट में कॉपर आइंस भी मौजूद हैं, तो वो केस बन जाएगा एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस का। जैसे अगर एनोड जो है वो जिंक मेटल की है और इलेक्ट्रोलाइट में जिंक टू पॉजिटिव आइंस हैं, तो वो केस बन जाएगा किस चीज का? एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस का। मतलब जिस मेटल की एनोड है उसी मेटल का मेटल आइन अगर इलेक्ट्रोलाइट में प्रेजेंट है तो वो केस बन जाएगा एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस का। क्या कर रहा है जूम ये? स्क्रीन नहीं आ रही किसका कोई भी है? देखो बस यहाँ तक लिख जाओ कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट, एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस कब होती है? जिस मेटल की हमने एनोड ली हुई है उसी मेटल का अगर मेटल आयन इलेक्ट्रोलाइट में प्रेजेंट है तो वो केस बन जाएगा एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस का। जैसे अगर हमने एनोड कॉपर मेटल की ली हुई है और इलेक्ट्रोलाइट में कॉपर आइंस हैं, तो वो एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस होगी। अगर एनोड हमने जिंक मेटल की ली हुई है और इलेक्ट्रोलाइट में जिंक टू पॉजिटिव आइंस हैं, तो वो एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस होगी। ठीक है। अच्छा भाई, एक रिक्वेस्ट आप लोगों से, एक और क्लास दे सकते हो सैटरडे या संडे को? संडे को दे दो। संडे को कब फ्री हो गया आप लोग? किसी भी टाइम पॉसिबल नहीं है संडे को अभी? हाँ, व्हाट अबाउट इन इवनिंग, लाइक अराउंड 9 p.m. PST? हाउ अबाउट 9 p.m. PST? पहले ये बताओ ना रात वाला टाइम मुझे। अच्छा, फिर चलो सैटरडे का 5 p.m. PST ऑन सैटरडे, दैट इज टुमारो। क्लास होगी? अच्छा, हटा दो फिर सैटरडे का। संडे को रात में मैथ्स की क्लास है 9 बजे, रामीन। पहले मुझे ये वाला टाइम कंफर्म कर दो। आ, रिकमेंडेशन अपनी बाद में देना ना, पहले मुझे संडे का बता दो। संडे को मैं आपको आ, संडे को आप लोगों की मैथ्स की क्लास किस टाइम होती है, पहले मुझे ये बताओ जल्दी से। अगर संडे को मैं 5 p.m. ले लूं तो ये भी बता दो, या 9 p.m. ले लूं तो ये भी बता दो। मैथ्स की क्लास 9 to 10:30 होती है, तो 9 p.m. हम हटा देते हैं। व्हाट अबाउट 5 p.m. ऑनवर्ड्स? हसन, रीजन के साथ बताओ क्यों मुश्किल है, क्लास है कोई?
ओके, ऑल दोज इन फेवर ऑफ संडे 5 PM, मैसेज करते जाओ जल्दी से। हसन कौन सी क्लास है, क्लास बताओ। सिर्फ आपकी है हसन क्लास? ओके, आई थिंक संडे 5 PM, मोस्ट ऑफ यू आर अग्रीड ऑन संडे 5 PM। हसन कब से कब तक है क्लास, ये बताओ मुझे। 5 से 6 है? चलो ठीक है, मैं कंफर्म करता हूँ ग्रुप पे। आई थिंक संडे 5 PM ज्यादातर लोग फ्री हैं। हसन कंफर्म तो कर लो, कब है क्लास? 5 से 6 है, 6 to 7 है, क्या है? हंजला 5 बजे स्कूल है, 3। 5 से कब तक का टाइम तो मैं बता ही नहीं रहा, 5 बजे स्टार्ट होगी बस। अब ये कब तक खत्म होगी क्लास, ये तो भूल जाओ। अभी 2 महीने, तो बस ये पूछा करो स्टार्ट कब होगी सर क्लास। ऑफिशियल कमिटमेंट्स भी होती हैं, अच्छा। अभी 2 महीने ना, सिर्फ आपकी पढ़ाई से कमिटमेंट करनी है, दैट्स इट। चलो 6 to 7 कर लें फिर, 6 to 7, 6 to 8 संडे को। हंजला का वो आ रहा है, 5 to 6 क्लैश आ रहा है। पूछ रहा हूँ अभी, मैं रख नहीं रहा हसन, मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ। 5 to 6 में हंजला का क्लैश आ रहा है। हंजला 6 to 7 ले सकते हो क्लास? 8:30 ऑनवर्ड्स, तो 8:30 ऑनवर्ड्स तो हंजला मुश्किल हो जाएगा, आगे बहुत सारे क्लैशेस आ जाएंगे फिर। चलो मैं ग्रुप पे मैसेज करता हूँ आप लोगों को। हंजला मुझे एक मैसेज करना जरा व्हाट्सएप पे। चलो अभी जाओ। जी हसन बोलो, क्या हुआ? सर मैं कह रहा हूँ अगर आप कल सैटरडे को रख लेना क्लास 4 till 5 तो सर बहुत अच्छा हो जाएगा। क्लैशेस है ना, क्लास है बेटा, जब भी तो नहीं रख। सर कल तो किसी की क्लास नहीं है 4 till 5। मुझे बताया ना कल सबने, वरना मैं सैटरडे को 5 ऑनवर्ड्स रख सकता हूँ, फोर टिल जी सर फाइव नहीं 5 ऑनवर्ड्स रख लें सैटरडे को। नहीं, मैंने पूछा था ना पहले, सैटरडे का कुछ क्लैश था, जब भी तो सर मैं आपने संडे को। सैटरडे का नहीं पूछा ना, आपने डायरेक्ट संडे का पूछा। सैटरडे, अच्छा सैटरडे, अगर यही काम अगर सैटरडे को हो जाए जी सर ठीक है। 5 ऑनवर्ड्स, तो 5 क्लैश नहीं है किसी का? पता नहीं सर लेकिन मेरा नहीं है। नहीं, देखो संडे के मैसेज कर रहे हैं सब। आई थिंक संडे जाने दो यार, संडे जो है वो इतने क्लैशेस नहीं है। अंजला का एक मसला है, वो मैं उससे पूछता हूँ कब फ्री होगा, लेकिन वो बहुत लेट फ्री हो रहा है, 8:30। मैं देखो सैटरडे क्लैश है ना, मैथ्स की क्लास आ रही है बीच में, सैटरडे नहीं करे। मरियम संडे सही है ना? चलो ठीक है, मैं ग्रुप पे एक फाइनल मैसेज कर दूंगा टाइम का। एक बार और देख लेना अगर कोई क्लैश बन रहा हो किसी का। चलो जा सकते हो अभी आप लोग, अल्लाह हाफिज।